नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube प्लेटफॉर्म ITI स्टडी में। ITI स्टडी मैंने कल इसके बारे में आपको बताया कि हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल पर जितने भी मैंने आपको यांत्रिकी गैर यांत्रिकी व्यवसाय बताए हैं, उन सभी से रिलेटिव वीडियो मिलेंगे। चाहे वो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ड्रेस मेकिंग, कोपा, किसी भी ट्रेड से संबंध रखता है, उसको हर प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके बेल आइकन को दबाना है, ताकि जैसे नेक्स्ट अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र सबसे पहले मिल सके। आपको इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी ट्रेड व्यवसाय चुनना है, वहां से अपनी ट्रेड से संबंधित आपने वीडियो देखने हैं। इससे आगे बात करें तो कल हमने कुछ चैप्टर किया था, जिसमें आज हमारा रहता है सेफ्टी। तो सेफ्टी के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे थे। तो हमने सुरक्षा को 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी जिसे हम लिख सकते हैं समय की सुरक्षा। दूसरा मैंने कहा था जनरल सेफ्टी। तीसरा मैंने कहा था मशीन एंड टूल सेफ्टी, मशीन व औजारों की सुरक्षा। हमने सुरक्षा को 3 भागों में बांट लिया। अब मैंने कहा था सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्या? समय की सुरक्षा। अगर जान है तो मेरे भाइयों जहान भी है, जान नहीं रही तो जहान हमारे किस काम का। कल हमने कुछ चर्चा की थी सामान्य सुरक्षा में, जो जनरल जो समय की सुरक्षा है, उसमें सबसे पहले मैंने कहा था, अभी सुरक्षा की बात हो रही है कि इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने कपड़े पहन रखे, इन पे बात चले। चुस्त कपड़े पहनने चाहिए, ढीले कपड़े पहनकर किसी मशीन पर काम नहीं करना चाहिए। बाल छोटे रखने चाहिए ताकि कोई घूमते हुए पार्ट्स के सीध में आपका बाल आए तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए महिलाओं के लिए पीछे जूड़ा बना करके बालों को बांध लिया जाना चाहिए। हाथ में कभी कड़ा, बिंटी, चेन, मफलर, डाई ऐसा कुछ नहीं पहनना चाहिए। तीसरा आगे चले तो वर्कशॉप में हमेशा डांगरी का प्रयोग करना चाहिए, या एप्रिन जिसे बोला जाता है, वो पहनना चाहिए। अब आप कहोगे सर आजकल क्या डांगरी एप्रिन ITI कार्यशालाओं में नहीं है। जब हमने ITI की थी उस टाइम हमारे लिए कंपलसरी था। जैसे डॉक्टर पहनता है काम करने के लिए, ऊपर एक अलग सा व्हाइट कोट पहनता है, उसी तरह ही हमारे लाइन में एक अलग से कोट आता है जो पूरा चुस्त होता है। इसी तरह ही आगे बात की जाए, समय की सुरक्षा में किसी चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। कोई टूटे हुए नंगे तार है, उससे सावधानी पूर्वक उसे सही करवाना चाहिए। उस मशीन पे काम नहीं करें। जहां ऊंचाई पर ओवरहेड कोई काम होता हो तो वहां हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो सर की चोट है वो गहरी हो सकती है, जिससे मृत्यु तक हो जाती है। वर्कशॉप में आप जा रहे हो, वर्कशॉप में मैंने कहा था चप्पल सैंडल अलाउ नहीं होते, इसलिए हमेशा जूते वही कौन से सेफ्टी शूज पहन के रखने चाहिए। वर्कशॉप में पड़ा स्क्रैप में हमारे पास क्या होगा? अगर हमारे डीजल क्लास है तो वहां हमारे ज्यादातर ऑयल बिखरा पड़ा रहता है, उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। क्योंकि जल्दी से आए क्लास में, सीधे नीचे ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? ऑयल से फिसल के आपकी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिटर टर्नर की ट्रेड की बात करें तो वहां क्या हो सकता है? पार जो लोहा घिसा जाता है, टर्निंग की जाती है, तो उस भाग की छिलन वहां हो सकती है, ड्रिलिंग की भाग की छिलन हो सकती है, वो आपको पैरों में चुभ सकती है। इसलिए काफी जहां हद तक जो भी सुरक्षा बरती जाए, समय के लिए हमें बरतनी चाहिए। नेक्स्ट आती है आपकी सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा में क्या आता है? जैसे सबसे पहले ये सारी सुरक्षा होती है वर्कशॉप के अंतर्गत, कि वर्कशॉप में हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो मशीन खराब है उसे नहीं चलाना। वर्कशॉप में उचित वातावरण, वेंटिलेशन जिसे कहते हैं, उसकी सुविधा होना, पूर्णतः प्रकाश होना, वर्कशॉप पूर्णतः साफ सुथरी होना। कोई स्क्रैप पड़ा है तो उसे उठा देना चाहिए। कि हमें पता है डीजल ट्रेड के लिए प्रश्न आया हुआ है
कि अगर वर्कशॉप में तेल बिखरा हुआ है उसे हम कैसे उठाएंगे। तो उठाने के लिए हमारे पास क्या होता है, लकड़ी का बुरादा, उस पर डाल दें उससे चिपक जाएगा, या मिट्टी डाल दें उससे चिपक जाएगा, उसे हम निकाल सकते हैं। इस तरह से कुछ सामान्य जानकारियां होती है जो हमारी वर्कशॉप के लिए हमें अलाउ होती है, तो उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अंतिम आती है मेरी मशीन और टूल की सुरक्षा। अब मशीन टूल की सुरक्षा हमें जरूरी है, क्योंकि हमको जरूरी नहीं, आज हम आईटी कर रहे हैं या छोटी मशीनें हैं, इतनी कॉस्टली नहीं है। जैसे आप लोग कंपनी में जाते हो, वहाँ सीएनसी मशीनें होती है, तो एक एक मशीन करोड़ों की लागत से बनती है, और हमारी एक छोटी सी लापरवाही से अगर वो मशीन खराब होती है तो हमारा जो रिकॉर्ड है बिल्कुल नील हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ लापरवाही कर दी। तो वहाँ आपका नहीं है, उसी के साथ आपको पढ़ाने वाले टीचर का रिकॉर्ड भी खराब हो गया, क्योंकि आपको सबसे पहले संस्था में आने पर सबसे पहला लेसन यही होता है, जब आपको ट्रेड का इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, उसके बाद आपको सुरक्षा सावधानी के बारे में ही बताया जाता है। तो इसलिए पूरी सुरक्षा सावधानी आपकी लाइफ में आईटीआई करने के दौरान और आईटीआई करने के बाद कहीं भी आप काम करते हो, हर जगह ये काम आएगी। जैसे इलेक्ट्रिशियन से कोई आईटीआई कर रहा है, उसको ये सारी सावधानियां बताई जाती है। आज वो एक लाइन में लग गया तो वहां हर एक सावधानी उसको बरतनी पड़ेगी। क्यों? घर में क्या आदत होती है, तार ली मुंह से छील दी। अगर एक लाइट पे काम कर रहा है ओवरहेड, तो अगर मुंह से छिलेगा तो क्या होगा, तो हमेशा सनित करने की आदत डालनी चाहिए, वहां ये नहीं होना चाहिए। आगे मशीन में, चलती मशीन पर किसी जॉब की माप नहीं लेनी चाहिए। चलती मशीन में कोई ऑयल ग्रीसिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा मशीन का शटडाउन जो बटन होता है मशीन बंद करने का, अपने नजदीक होना चाहिए। इस तरह से कुछ ये सावधानियां थी जो मैंने आपके सामने अभी बताई। सावधानियों के बाद हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर इसी में है, सम्मिलित होता है, जिसे अपने बोलते हैं फर्स्ट एड। क्या दोस्तों? फर्स्ट एड, जिसे बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा। अब प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? कल हमने एक्सीडेंट के बारे में बात किया कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी हमने कुछ सावधानियां पढ़ी, सुरक्षाएं पढ़ी, समय की सामान्य सुरक्षा, मशीन औजारों की सुरक्षा। तो इसी कार्य के दौरान कई बार जो अनहोनी घटना होती है कि सडनली अचानक हो जाती है, तो उसे अपने कह देते हैं दुर्घटना होना। तो प्राथमिक उपचार की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? प्राथमिक उपचार वो उपचार है जो एक रोगी को, एक पीड़ित को या एक घायल व्यक्ति को चिकित्सालय ले जाने से पूर्व, चिकित्सालय ले जाने से पूर्व मतलब जो हॉस्पिटल लेके जाते हैं उससे ले जाने से पूर्व हम जो कुछ उस पर कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी गिर गया, उसके सर में चोट आई, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, अगर हम उसको ब्लीडिंग होते हुए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हो सकते हैं हॉस्पिटल जाते जाते वो पूरा हो जाए। तो हमें क्या सोचना है, उसकी ब्लीडिंग को सबसे पहले रोका जाए। कोई आदमी है, किसी का जल गया, तो जलने पर हम क्या कर सकते हैं? कम से कम उसकी आग तो बुझा सकते हैं, ऐसा तो नहीं आग में छोड़ जैसा जल रहा है उसको लेके जाए। तो जलने के बाद अच्छे कंबल से ढक करके उस पर टिंचर, फफोले हो जाते हैं जलने पर, उस पर कभी फफोलों को फोड़ना नहीं चाहिए, कुछ जलन होती है, दर्द से करा उठेगा, इसलिए उस पर हल्की बर्नोल, टिंचर, आयोडीन, जो बेंटाडीन होती है, ये लगा देनी चाहिए ताकि जलन कम हो। अगर आदमी इधर उधर भाग दौड़ करे तो उसे पकड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि बेहोश हो सकता है वो। इस टाइम जो हम उसे उपचार देते हैं उसे अपने कह देते हैं प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार की हमने डेफिनेशन ले ली कि किसी पीड़ित व्यक्ति, घायल व्यक्ति को चिकित्सालय ले जाने से पूर्व जो उपचार दिया जाता है उसे कहते हैं प्राथमिक उपचार। अब प्राथमिक उपचार में सबसे पहले आता है कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन मतलब कि प्राकृतिक सांस तो कौन से होते हैं दोस्तों? जो हम ले रहे हैं भगवान की दया से। कृत्रिम वो होते हैं जो किसी सहारे के दिए जाते हैं। तो कृत्रिम श्वसन की सबसे पहले एक आसान सा तरीका बता देता हूं। वैसे तो विधियां होती है इसकी 3, 1, 2 और 3, मैं यहां इसको 4 बना लेता हूं। पहली होती है सेफर। कौन सी दोस्तों? सेफर। फिर होती है सिल्वेस्टर, सिल्वेस्टर,
और तीसरी होती है लाबर्ड, लाबर्ड, और चौथी होती है, छोड़ो अपने चौथी नहीं है, अपनी किताब में नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। चलो अपने 3 विधियों को पढ़ें। 3 विधियों में क्या होता है, इससे ज्यादातर प्रश्न यही आता है कि इस विधि में आदमी को किस पोजीशन पर लेटाया जाता है। तो सेफर में आदमी को क्या लेटाया जाता है, उल्टा। प्रश्न यहीं से देखते रहना। सिल्वेस्टर में सीधा, और लाबर्ड में मुंह से मुंह विधि, जो आपने 8वीं 10वीं में पढ़ी होगी, 8वीं में मुंह से मुंह विधि। ये 3 विधियां होगी। अब आप कहोगे सर हमें तो याद नहीं रहनी, क्योंकि याद ये है कि सेफर में प्रश्न पूछेगा किस विधि में आदमी को सीधा लेटाया जाता है, तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा, एक होगा सभी आ जाएंगे या कोई नहीं आएगा। तो आपने याद रखना है कि कौन से में सीधा लेटाया जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपके लिए मैं तैयार करता हूं, यहां लिख देते हैं अपने सी शेला। क्या लिख दिया, शीशेला, याद रह जाएगा दोस्तों, क्या, सी शेला। अब सी, शीशेला से सी बन गया सिल्वेस्टर, और सी को अगर यहां दिखा जाए तो यहां बन जाएगा सीधा। ये तो हमें पता लग गया, सी शेला, सी से सीधा। और लाबर्ड का जो था हमने पढ़ा था, लाबोर्ड है वो तो मुंह से मुंह विधि है। कौन सी है, मुंह से मुंह विधि है। तो बच गया से, तो से हम बना लेते हैं सेफर, और जब सीधा हो गया आदमी तो उसको उल्टा कर दो। ये लो जी, आपकी 3 विधियां 3 नंबर की तैयार। अब बात आती है कि मैं कृत्रिम श्वसन दे रहा हूं। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मरीज को प्राथमिक चिकित्सा देने से पूर्व एक प्रक्रिया की जाती है। आपकी किताब में शायद हो, वो कई किताबों में नहीं दिया। तो हम देखेंगे कि वो आदमी जिंदा है तो ही हम कुछ कोशिश करेंगे, अगर डेड हो गया तो क्या करते रहेंगे, नहीं ना। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि एक ट्रिक होती है ABCD। क्या, ABCD, याद रह जाएगी ना, ABCD याद ही है। तो ये तो दिया जी किताब में ABC, और D मैंने जोड़ दिया अपनी तरफ से। अब ABC क्या, यहां लिख लेते हैं ABC, और D मेरी तरफ आ। ये लो जी, A से बन गया जी एयरवे, क्या, एयरवे। B से बन गया ब्रीथिंग, ब्रीथिंग। C से बन गया सर्कुलेशन, और D से बन गया डेड। 4 नाम याद हो गए, ABCD याद रखना कठिन नहीं है ना। तो यहाँ 4 नाम याद रखें। ए से एयरवे। सबसे पहले हम जाकर मरीज को क्या देखेंगे, उसके रास्ते जहां से हवा जा रही है। कोई ऐसी एक्सीडेंट ऐसा तो होता नहीं कि वो जाके सोफे पे गिरेगा या ढंकी जगह पे गिरेगा, तो कहीं भी गिर सकता है एक्सीडेंट होने के बाद। तो जैसे ही वहां गिरा, हो सकता है उसके नाक में मिट्टी चली गई हो, कचरा चला गया हो, मुंह में चला गया हो। तो सबसे पहले हम उसके एयरवे साफ करेंगे। साफ करने के बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे ब्रीथिंग, कि उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही। तीसरा देखेंगे सर्कुलेशन। कई बार क्या होता है, आदमी की सांस बंद हो जाती है, बल्कि नब्ज होती है वो चलती रहती है। जब तक नब्ज चल रही है तब तक आदमी जिंदा है। नब्ज देखेंगे चल रही है तो हम उसको फर्स्ट एड देंगे। अगर नब्ज नहीं चल रही, सांस भी नहीं आ रही, एयरवे तुमने साफ कर दिए, चलो होगी बात। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो अंतिम हो जाती है कि वो आदमी डेड है, वहां हमें फर्स्ट एड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो अब इनके बारे में पढ़ते, थोड़ा सा हो गया। सबसे पहले है सेफर विधि। सेफर विधि में इसने कहा उल्टा। उल्टा कैसा होता है, जैसे ये इस तरह से सीधा सोना। तो यहां एक आदमी का इस स्थिति में क्या होता है, आदमी के जो दोनों हाथ होते हैं, उल्टा जब लेटाते हैं तो आदमी के दोनों हाथ आगे की ओर कर दिए जाते हैं। आगे की ओर जब हमने हाथ को कर दिया तो अब क्या करेंगे, एक आदमी आगे की ओर बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हमने वही विधियां अपनानी है। सबसे पहले उसको श्वास देने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, हमें मुंह एक साइड में करना पड़ेगा, नाक और मुंह को साफ करना पड़ेगा। मुंह इसलिए एक साइड में करते हैं क्योंकि जैसे सीधा नीचे कर दिया और नीचे मिट्टी है, हमने कुछ बिछाया नहीं लगाया चादर चुदर, तो वहाँ कहाँ चादर होती है जहाँ एक्सीडेंट होता है। तो साइड में एक मुंह करने पर जैसे सांस आएगा तो साइड की धूल मिट्टी उसके नाक मुंह में नहीं जाएगी।
जैसे ही आदमी सीधा सो रहा है, उल्टा सो रहा है, उल्टा सोने पर इसके हाथों को आगे पीछे करें। आगे पीछे जैसे ये हाथ है, इनको इस तरह से करेंगे तो फेफड़ों में क्या होगा, फुलाव होगा, कभी संकुचन होगा, कभी फैलाव होगा। इस तरह से इस विधि को 5 से 20 बार में 1 मिनट में इस क्रिया को करना चाहिए। इतनी बार करेंगे तो आदमी को जैसे जब तक नॉर्मल सांस नहीं आने लग जाए तब तक इस विधि को हमें दोहराते रहना चाहिए। दूसरी विधि ये हो गई ना उल्टा। अब ये दूसरी बात ये आती है कि उल्टा किस स्थिति में लटाते हैं। हो सकता है इसकी पीठ पर कहीं कोई छाले हैं, कोई चोट आई है, तो हम इसको उल्टा ले जाते हैं कि ये सामने वाली फेस है जो बिल्कुल साफ है। दूसरी विधि आती है कौन सा, सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर में क्या होता है, आदमी को सीधा लेटाते हैं। सीधा लेटाने के लिए अपने क्या करते हैं, ये लो जी, आदमी को एक आदमी को मैंने सीधा लेटा दिया। ये आदमी को एक को मैंने सीधा लेटा दिया। इसको सीधा लेटाने के बाद इसके नीचे की ओर हमें क्या क्या देना, तकिया देना। तकिया सिरहाना समझते हो, तकिया नीचे की ओर लगा दिया मैंने एक तकिया। इसके हाथों को पीछे की ओर लेके जाना है। कहाँ, पीछे की ओर। इसके दोनों हाथों को ले गए हम पीछे की ओर। पीछे की ओर हाथों को ले जाने और तकिया देने का एक पर्पस होता है कि जैसे ही हमने इसके पीठ के नीचे ऐसा सीधा लेटा दिया, पीठ के नीचे तकिया दे दिया, ये छाती का उभार बाहर की ओर आ जाएगा। और जैसे ही इसके हाथों को मैं जैसे मैंने पीछे किए और जैसे आगे लेके आऊंगा, वही कंडीशन आएगी। सांस आएगा, छूट जाएगा, आएगा, छूट जाएगा, मतलब सांस एक बार लेगा, जैसे ही संकुचन होगा वो आगे चला जाएगा। चलो आगे देखता हूँ, आगे ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ देखो, इस आदमी को ऐसे सीधा लेटा दिया। सीधा लेटाने के बाद क्या किया, दोनों हाथ पीछे कर लिए। एक आदमी बैठ गया पीछे, मैं बैठ जाता हूँ। ये लो, मैं बैठ गया। इसके हाथों को ऐसे खूने की तरफ, इन दोनों हाथों को जैसे मैंने इसको हाथों को फैलाया, अब इन हाथों को कुछ इस तरह से इसको हाथों को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करेंगे और इसके ऊपर दबाव लगाएंगे तो क्या होगा, इसको फेफड़ों में दबाव आएगा, सांस आएगा। तो यहाँ एक आदमी एक और होना चाहिए ध्यान देने के लिए, ताकि इसमें कई बार क्या होता है, जब आदमी बेहोश होता है तो उसकी जीभ दांतों तले आ जाती है। तो जीभ को थोड़ा सा ऐसे बाहर निकालने में तो क्या होगा, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये विधि होगी हमारे पास कौन सी जी, सिल्वेस्टर वाली। सिल्वेस्टर को मैं हटा देता हूँ, अंतिम बचते लव वर्ड। लव वर्ड सबसे आसान विधि है। लव वर्ड में ये एक आदमी बैठा है, ये लो जी, ये एक आदमी आ गया। दूसरे आदमी के क्या करेगा, आलो जी, आदमी क्या, ये आदमी क्या करेगा, ये आदमी वाला कौन सा, ये है बेहोश, ये है बेहोश, ये हूं मैं। क्या कर रहा हूं, मैं इसको सांस दे रहा हूं। कौन सी विधि से, मुंह से मुंह वाली विधि से। मुंह से मुंह वाली विधि में ध्यान देने के लिए कुछ बातें आती है कि क्या हम सीधे उसका मुंह खोलेंगे और फूके मारेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम सबसे पहले उसके मुंह को साफ करेंगे, अच्छे कपड़े रुमाल से लेके मुंह को साफ करेंगे, नाक को साफ करेंगे, ताकि उसके एयरवे में कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद एक हाथ से उसका नाक पकड़ेंगे, फिर उसके मुंह पर रुमाल रखेंगे, अपने मुंह में जोर से हवा भरेंगे और उसके मुंह में अप्लाई कर देंगे। जैसे मुंह में अप्लाई किया वैसे हम क्या करेंगे, अपना मुंह साइड में कर लेंगे। क्यों, हो सकता है वो कोई मेरा जैसा शराबी हो, शराब पी के बैठा हो, वो बदबू आपका, उसको कोई रोग हो, आपको लगे। इससे बढ़िया उसको जैसे फूंक लगाई, जैसे हवा फेफड़ों में फुलाव आया, जैसे मैंने एक बार फूंक लगा दी, नाक से सांस लिया, फिर फूंक लगा दी, फेफड़े फूल गए और अचानक से अपना मुंह एक साइड में कर लो। तो इस स्थिति में हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंटल वाला कोई एक अन्य व्यक्ति हो सकता है, ये दुर्घटना अपने घर में हो जाए। जैसे कई बार हो जाता है, घर में कोई डिग्गी में कूद गया, कोई बच्चा पानी में गिर गया, तो अपने क्या करते हैं, सबको पता है कि मटके पे लेटा दो। तो मटके पे लेटाने का पर्पस क्या था, उसके फेफड़ों में भरा पानी उसके मुंह से बाहर आ जाता है। अगर हम कुछ सुरक्षा सावधानी जानते होंगे, कुछ कृत्रिम विधियां जानते होंगे स्वास्थ्य देने की, तो हम किसी की भी जान बचा सकते हैं, अपने परिवार के सदस्य की बचा सकते हैं। ये कई बार धोखे रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ को सीख लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने क्लास के लिए सीखा, ये सोच लो कि हमने एक मानवता के लिए इसे सीख लिया है। ये मेरी विधियां आ गई 3 से 4, ये सारी विधियां कंप्लीट हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो, हम उसको आपको सोल्व करेंगे। जैसे जब तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट होती तब तक ये ऐसा ही चलेगा। अभी आ जाते हैं आपके सामने एक सिंबल। सिंबल या संकेत, दोनों को संकेत ही बोल सकते हैं। एक वर्कशॉप में कौन कौन से संकेत हमें जरूरी है। अब वर्कशॉप में संकेत हमें क्या चाहिए, या अपनी आईटीआई के लिए जो संकेत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर, सबसे पहले जरूरी वाला लिखें, चेतावनी या खतरा का संकेत। फिर लिखें अनिवार्य, ये भी जरूरी होता है, खतरा होगा तो अपने आप डरते नहीं जाएंगे, अनिवार्य संकेत। तीसरा हो गया सूचनात्मक, और चौथा हो गया निषेधात्मक। 4 प्रकार के संकेत हमारी वर्कशॉप में लगे होते हैं। इन सभी संकेतों को समझना है। कैसे समझेंगे? सबसे पहले मैं चेतावनी वाले पे चलता हूं। चेतावनी का संकेत एक ट्राइंगल में, मतलब कि त्रिभुज में बना होता है। इसका बैकग्राउंड होता है वो पीला होता है। कौन सा? पीला। उदाहरण के लिए आप स्प्रे की बोतल लेके आते हो, कोई डेंजर खतरे की, या आजकल जो लक्ष्मण रेखा चौक जो कीड़ियां मारने के लिए, तो उस पर भी एक निशान बनता होता है जिसे हम लोग क्वेश्चन चिन्ह, CAUSTION, क्वेश्चन या डेंजर का संकेत बना होता है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ एक हड्डी बना दी, एक सरसा बना दिया, और यहाँ 2 हड्डियां जोड़ दी, ऐसा संकेत आपने देखा होगा। ये काली आकृति से बने होते हैं, काली आकृति व बार के साथ। जो ये बाहर वाला बॉर्डर है, ये वाला, और ये बीच वाली आकृति काले रंग की होगी, इसका बैकग्राउंड पीले रंग का होगा। इसे अपने कहते हैं खतरे का संकेत। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा, खतरे के संकेत में बैकग्राउंड किस रंग में बना होता है, या खतरे की संकेत की आकृति कैसी होती है, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार कैसी, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है मेरे पास अनिवार्य, मैंडेटरी जिसे बोलते हैं, मैंडेटरी सिंबल। मैंडेटरी सिंबल में अनिवार्य के लिए बात की जाए तो अनिवार्य वो होते हैं जो हमें करना ही है। अनिवार्य संकेत हमेशा गोल आकृति में बने होते हैं। आकृति कैसी होती है इनकी? आकृति होती है गोल। कौन सी? गोल। बैकग्राउंड होता है नीला रंग का, नीले रंग की। और जो इस पे आकृति बनी होती है वो किसकी होती है? सफेद रंग की। आकृति किसकी? ये वाली आकृति, ये होती है गोल। इस पे कोई निशान लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ एक नल लगा दिया, और यहाँ मैंने हाथ बना दिए कि हाथ धोने अनिवार्य है। तो ये संकेत है वो सफेद आकृति में, ये जो बैकग्राउंड है ये नीले रंग का, ये बाहर वाला ये गोल है। तो ये हो गया हमारे अनिवार्य संकेत। तीसरा आता है मेरे पास सूचनात्मक। सूचनात्मक संकेत क्या होते हैं? सूचना देने के लिए होते हैं। क्या? सूचना देने के लिए होते हैं। इनका जो बाहरी ये आकृति में होते हैं। आकृति दोस्तों होती है इनकी वर्गाकार या आयताकार। ये वर्गाकार या आयताकार आकृति में बड़े हो सकते हैं। इनका जो पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है, और जो सिंबल बना होता है वो सफेद रंग में होता है। सूचना जैसे यहां ये लो जी, ये क्या है? हॉस्पिटल। यहां लिख दिया 500 मीटर अहेड, मतलब कि ये हॉस्पिटल की सूचना दे रहा है कि ये 500 मीटर आगे आपके लिए हॉस्पिटल की सुविधा है। आपने याद क्या रखना है? जैसे इसका कलर, आकृति, बैकग्राउंड और सिंबल, ये चीज ध्यान रखना है। अंतिम मेरे पास आता है निषेधात्मक, जिसे अपने बोलते हैं प्रोहिबिटरी। निषेधात्मक में क्या होता है? वो संकेत ये करता है हमें कि ये कार्य नहीं करना।
सबसे पहला हमने देखा चेतावनी। चेतावनी होता है खतरे का संकेत, हमें वहां तक जाना ही नहीं चाहिए जहां खतरे का संकेत हो, उस चीज के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अनिवार्य वो संकेत है जो हमें करने जरूरी ही होते हैं, ये करना चाहिए, जैसे चश्मा पहनना है, ऊपर जैसे हेलमेट पहनना है, हाथ धोने हैं, जूते पहन के आना है, तो ये सारे के सारे अनिवार्य में आते हैं। सूचनात्मक वो संकेत होते हैं जो रोड पर लगे होते हैं या हमारी वर्कशॉप में लगे होते हैं, जो हमें सूचना देते हैं कि आगे क्या बना हुआ है, क्या है, किस बारे में हमें सूचना दे रहा है। निषेधात्मक वो संकेत होते हैं जो हमें ये कहते हैं कि ये काम आपने नहीं करना, अगर करेंगे तो कुछ नुकसान हमारा ही होगा, तो मैंने पहले ही कहा था लापरवाही नहीं करनी। निषेधात्मक संकेत वर्गाकार आकृति में, आकृति कौन सी होती है इसकी, वृत्ताकार, वृत्ताकार आकृति में क्रॉस बार लिए हुए, क्या क्रॉस बार, जो हमने अनिवार्य पढ़ा ये वाला, अनिवार्य और निषेधात्मक, जो करना है वो गोल होगा और जो नहीं करना वो भी गोल होगा। फर्क इतना ही है, जो करना है वो पूरा गोल होगा और जो नहीं करना उसमें हमने लगा दी रोड कि ये आपको नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल ज़्यादातर क्या करते हैं, वर्कशॉप में हमारे जैसे लोग गए वहाँ जाके सिगरेट पीते हैं, तो ये काम नहीं करना। ये सिंबल आपको बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह मिल जाएगा कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। तो आकृति इनकी वही होगी, गोलाकार, काली आकृति में बने होंगे। बाहर का ये लाल रंग का, ये अंदर का बैकग्राउंड इसका लाल, और जो बाहर का ये है और सिंबल है ये किसका हुआ, काले रंग का, काले रंग का। तो यहाँ तक दोस्तों हमने जो कुछ भी पढ़ा वहाँ आपको कैसा लगा, अपने अनुभव के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल IT स्टडी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसमें आपको एक प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार के विषय वस्तु आपको पढ़ने के मिलेंगे। तो आज एक साथ होकर के जितने भी दोस्त मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन से आपके पास जिससे वीडियो अपलोड हुआ आपके पास सूचना तुरंत पहुंच जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।